Assalamu alaikum, dear students. Welcome to this session of biology for your accountants assistant posts. Dear students, as all of you are aware of the fact that we are studying the chapter of nutrition, and last time we discussed about energy giving nutrients, that is carbohydrates and fats. Today we are going to study proteins, water, and roughage. But before starting the topic, I would like to bring your kind attention towards this syllabus that we are trying to crack. तो इस सिलेबस को अगर हम देखते हैं, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ये स्ट्रैटेजी जो पढ़ने की है ये क्या है। हम अभी न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं और इकोसिस्टम वहाँ से पढ़ा है मैंने, तो ये क्यों किया मैंने। ठीक है, वहाँ से आपको इकोसिस्टम के लेक्चर्स प्रोवाइड किए किए जा रहे हैं, यहाँ से न्यूट्रिशन क्रैक कर रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आप समझेंगे कि ये सिलेबस को एक्चुअली तोड़ने का एक अच्छा तरीका है। देखिए कैसे, क्योंकि आप समझेंगे यहाँ से जो ये न्यूट्रिशन है ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। और ये जो न्यूट्रिशन है, एक बार हम ये फिनिश करते हैं, रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रिशन फिनिश होते ही हम कुछ और टॉपिक्स भी कवर कर चुके होंगे। जैसे जब मैं न्यूट्रिशन आपको पढ़ाऊंगा, इसमें मैं आपको कहीं पे प्रोटीन एंड एनर्जी की डेफिशिएंसी से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में बात करूंगा। इसी तरह से मैं आपको मिनरल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, मिनरल की डेफिशिएंसी जो डिजीज़ होती हैं उन डिजीज़ के बारे में बात करूंगा। और मिनरल्स फिनिश करने के बाद मैं विटामिन्स के बारे में भी आपसे बात करूंगा। ठीक है, विटामिन्स में जो हम पढ़ेंगे, इनकी जो डिजीज़ होंगे, डेफिशिएंसी डिजीज़, वो भी हम आपसे उसके बारे में बात करेंगे। तो ये चीज़ें पढ़ने से हम और दो टॉपिक्स फिनिश कर रहे हैं। देखो क्या क्या, एक तो आपका ये विटामिन्स जो यहाँ पे है, ये विटामिन्स भी आप 100% इससे इस तरीके से फिनिश कर पाएंगे। और यहाँ पे जब आप डिजीज़ की बात करते हैं, इसमें जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं रिमेंबर, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपकी एक सब हेडिंग आती है डेफिशिएंसी डिजीज़। क्या आती है? डेफिशिएंसी डिजीज़। हम वो भी क्लियर कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन यहाँ पे अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये अपने साथ ही कुछ और टॉपिक्स को क्लियर कराने के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम इसको अच्छी डिटेल में भी पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता है। और दूसरी बात, यहाँ से हम ये वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, दैट इज़ जो हमने जिसके लिए आपके 6 लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें आपका इकोसिस्टम, इट इज़ कंपोनेंट्स, फूड चेन, फूड वेब्स। ये इसलिए क्योंकि जो ये इकोसिस्टम पोर्शन है, ये आपका यहाँ पे भी आता है और आपके जनरल नॉलेज में भी आता है। समझ आ रहा है? जनरल नॉलेज में आपका इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, ये पोर्शन जो है ये आपका यहाँ पे ही क्लियर हो रहा है। समझिएगा बात, यहाँ आप ये अच्छे से पढ़ेंगे तो आप फॉर ग्रांटेड ले लीजिए कि आपका ये वाला पोर्शन भी फिनिश हो गया। मैं दे दूंगा इसके लिए भी कुछ लेक्चर्स, कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स आएंगे इसके लिए, देयर विल बी सम एडिशनल लेक्चर्स फॉर दिस, लेकिन आपको ऑलरेडी उसकी जो बेसिक्स हैं सब 100% आपकी क्लियरिटी होगी उन टॉपिक्स के बारे में। मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिर प्रोवाइड करूंगा, समझ आ रहा है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और फिर वहाँ पे खाली ये रहता है बायोडाइवर्सिटी, इसलिए मेहरबानी करके अभी जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आपको अभी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ये बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ध्यान से इसको कंसंट्रेट कीजिएगा। और जो आपको मैंने ऑलरेडी इकोलॉजी के जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए उनको बार बार 2-3 बार आप रिवाइज कीजिए, उनको अच्छे से जहन में बिठा दीजिए। अगर कहीं पे कंफ्यूजन होता है, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन होता है, मनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड क्वेश्चंस टू मी एंड दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस थ्रू देयर, जो मैंने आपको ईमेल प्रोवाइड किया है। ठीक है, दैट इज़ दिस। कभी टाइम मिलता है तो मैं उनको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो इसमें प्रोवाइड किया है। किसी को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली उनको मैं कभी कभी एड्रेस करता हूँ। और अगर कोई इशू होता है जो मुझे पता है कि उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो जो वीडियोस में हो जाएगा, तो उसको
एड्रेस नहीं कर पाता हूँ टाइम कम होने की वजह से। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि ये जो टॉपिक्स हैं, अगर आप इकोसिस्टम और इकोलॉजी यहाँ पे अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपका वहाँ पे भी क्लियर हो रहा है। और इंशाल्लाह वहाँ पे फिर बायोडाइवर्सिटी रहता है, और इसमें कुछ लेक्चर्स 2 to 3 लेक्चर्स मैं दे दूंगा, इसके 2 लेक्चर ही आएंगे यहाँ, 1 या 2 लेक्चर्स आएंगे, 2 लेक्चर्स। और बायोडाइवर्सिटी का मैं 2-3 लेक्चर्स दे दूंगा इंशाल्लाह। वहाँ पे जो आपका 1 मार्क्स फंसा है वो मैं निकाल दूंगा वहाँ से, वो भी निकलेगा। और यहाँ पे जब हम ये फिनिश करेंगे उसके बाद हमारे पास जो रहते हैं टॉपिक्स वो ये वाले हैं। एक तो आपका रेस्पिरेशन, जिसमें रेस्पिरेशन हम यहाँ पे तो लगता है कि प्लांट्स की ही रेस्पिरेशन पढ़नी है, लेकिन हम एनिमल्स की भी पढ़ेंगे फॉर आवर सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ इन्होंने उसकी जिक्र नहीं किया है, लेकिन ना तो इन्होंने प्लांट्स का लिखा है, यहाँ पे कामा डाल के कंफ्यूजन में डाल दिया है। तो इसलिए हम एनिमल्स का भी पढ़ेंगे और प्लांट्स की रेस्पिरेशन भी पढ़ेंगे। तो इसमें लग सकते हैं 2 लेक्चर, 2 लेक्चर इंशाल्लाह, हाँ 2 में ही फिनिश करेंगे, 2 से मैक्सिमम 3 में हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर जो है ये वाला, इसको भी हम 2 लेक्चर्स में मैक्सिमम फिनिश करेंगे, तो ये ज़्यादा नहीं है। यहाँ से फिर आपका जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, याद रखिएगा, आज मैं आपको पहले प्रोटीन के बारे में पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद वाटर एंड रफेज, ये छोटा सा टॉपिक है। तो ये चीज़ पढ़ाने के बाद आपको नेक्स्ट मुझे आपको विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ाना है, उनकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ाना है। लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो आएगा, वो होगा ऑन द जनरल कंसेप्ट ऑफ डिजीज़, देयर टाइप्स। और उसमें ये इसलिए मैं आपको प्रोवाइड करूँगा क्योंकि उसमें आपको समझ आएगा कि हमारे ये जो डिफिशेंसी डिजीज़ होती हैं ये कहाँ पे लाई करती हैं, वाई डू दे लाई, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़, और ये डेफिशिएंसी डिजीज़ कहाँ पे होती हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, पहले अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पढ़ना है तो हमें पता चलना चाहिए कि इनकी लोकेशन कहाँ है, हमारे हमारे कंसेप्ट्स में, हमारे सिलेबस में कहाँ पे है ये। ठीक है, तो वो एक आपको क्लियर होगा वहाँ से। उसके बाद विटामिन्स मिनरल्स आएगा। ठीक है, तो ये आपका विटामिन्स में आपके 2 लेक्चर्स आएंगे, 2 से 3 लेक्चर्स आ सकते हैं, क्योंकि इस बार ये डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। तो फिर ये रहता है आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन रहता है, ये ओजोन लेयर रहता है, ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा लास्ट में। और ये कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कुछ होता है, तो वो देखेंगे इंशाल्लाह, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, अब आप में से मे बी देयर में बी सम स्टूडेंट्स हु माइट बी थिंकिंग कि क्या हमें एसएसबी के लिए इस डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, क्या हम कुछ 5-10 पॉइंट हर किसी में याद करके उन्हीं। देखो डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो इसमें अप्लाई कर चुके हैं एग्ज़ाम्स में, उस तरीके से सारे ही पढ़ते हैं, और अभी भी जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, वो उतनी प्रिपरेशन सबकी होती ही होती है। समझिएगा बात, कि जो अभी स्टार्ट भी नहीं कर रहा ना प्रिपरेशन, उतनी प्रिपरेशन होती है उसकी कि वो पॉइंट्स उनको पता ही होते हैं। सो यू हैव पुट योर मनी एंड यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स। आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। सो ऑलरेडी देयर आर मनी यूट्यूब चैनल्स, देयर आर मनी ऑफलाइन सेंटर्स जहाँ पे भी पढ़ाते हैं। आई अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स दे आर गिविंग, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारी मेहनत करते हैं, दे आर सर्विंग द सोसाइटी इन अ पॉजिटिव वे। बट यहाँ पे जो हमारा फोकस है JK सिविल सर्विसेज, हमारा ये फोकस रहता है हमेशा कि हम बच्चे को जब पढ़ाएंगे, अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाएंगे, उनको उसके अलावा कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ना ही कोई बुक, और ना ही कोई यूट्यूब चैनल, ना ही किसी ऑफलाइन सेंटर के नोट्स, ना ही किसी ऑनलाइन सेंटर के नोट्स। उनका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होना चाहिए कि मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, हाँ दिल में सेटिस्फेक्शन हो गया, इसके अलावा मुझे नहीं पढ़ना, आंखें बंद करो सो जाओ। टॉपिक पढ़ लो, उसको क्लियर करो, याद करो और सो जाओ, मत देखो इधर उधर फिर कुछ भी। ठीक है, जो हम पढ़ाते हैं इंशाल्लाह। तो इसलिए आपको समझना चाहिए कि हम कोशिश करते हैं कि यू शुड स्टडी ए स्टेप अहेड, आप एक सीढ़ी ऊपर पढ़ने चाहिए बाकी स्टूडेंट्स से, क्योंकि वी हैव टू टेक यू आउट ऑफ द मास दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एग्जाम। और उसके लिए आपको उसी लेवल से पढ़ाना ठीक नहीं है कि जो लेवल सभी पढ़ाएंगे। और आपको पता है कि इवन फ्री चैनल्स पे भी, यहाँ फ्री ऑफलाइन सेंटर्स पे भी अच्छा पढ़ाते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उनसे भी अच्छा आगे जाना है, हर जगह से आगे जाना है। तो सो इट इज़ फॉर योर बेनिफिट।
और मैं सभी स्टूडेंट्स का मतलब हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि और बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बाय सीइंग द कमेंट्स जो कि मैं नहीं देखता हूँ अक्सर, कभी कभी टाइम मिलता है, तो कल मैं देख रहा था यूट्यूब का जो हमारे वीडियोस हैं डिफरेंट टीचर्स ने दिए हैं, उनके जो नीचे कमेंट्स होते हैं, उन कमेंट्स को पढ़ के ये लगता है कि हाँ ये जो स्टूडेंट है ये पूरी आस लगा के बैठे हैं हम टीचर्स पे। दे रियली they really treat us as their mentors and they really treat this JK Civil Services as their own family। वो इस तरह से पढ़ रहे हैं, कोई बोल रहा है कि नहीं ये सर ठीक नहीं है, वो ये सर इसने ये टॉपिक यहाँ से ऐसे पढ़ा, जो हम न्यूज़ टीचर्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे वो मैं लेक्चर्स देख रहा था, ये प्लीज़ इसको यहाँ लाइए, इस सर को, ये हमें ये ऐसा पढ़ाते हैं, इसने बहुत अच्छा पढ़ाया सर, ये कन्फ्यूजन इसमें ये है। दैट मीन्स दे आर वेरी मच इंडल्जड इन दिस फैमिली, कि होल हार्टेडली वो इस फैमिली में है, उनको पता है कि हमें यहाँ से अच्छे से मिलेगा। सो यू हैव पुट आवर फेथ ऑन अस एंड इंशाल्लाह अभी ये तो चैनल ग्रो ही हो रही है, तो हमें स्टार्ट ही कर रहे हैं, ये उतना इस पर मैंने इतना नहीं किया अपनी तरफ से इस चैनल के लिए अभी, तो इंशाल्लाह मैं भी थोड़ा टाइम जब भी मिलेगा मुझे, आई विल प्रोवाइड यू लेक्चर्स नॉट ओनली इन बायोलॉजी, रिमेंबर बायोलॉजी के अलावा भी काफ़ी सारे जो मैंने पढ़ाए हैं सारे सब्जेक्ट्स, पर्टिकुलरली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी सब्जेक्ट्स में पढ़ा चुका हूँ एंड आई कैन टीच देम वेरी वेल, लेकिन अभी टाइम ना होने की वजह से मैं इसी को फोकस करता हूँ। सो थैंक यू सो मच। हाँ, अगर आपने ये एक याद रखेंगे कि ये जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है या और भी कुछ बायोलॉजी के रिलेटेड, मे बी समटाइम्स मुझे मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि ऐसे फ्री बैठा हूँ तो मैं कभी कभी लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, अपनी जो मेरी अपनी मतलब जो मेरी हमारी चैनल है जो मैंने जिसमें मैं लेक्चर्स अपलोड कभी करता हूँ, वो इसकी में ही होगी, वो है उसका नाम है बायो टॉपर्स। ओके, अगर टॉपर्स फॉर सिविल सर्विसेज, ये हमारी इसी चैनल में इसकी लिंक भी होती है। अगर आपको इकोलॉजी की में भी मैंने वहाँ पे इकोलॉजी के कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हैं, उनको भी देखिएगा। वैसे अगर आप देखेंगे भी नहीं टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एवरी लेक्चर दैट आई विल प्रोवाइड जो मैं वहाँ पे भी अपलोड करता हूँ वो इस चैनल में डेफिनेटली होंगे, ठीक है, वो इस चैनल में होंगे। और हाँ, अगर कोई ऐसे एडवांस्ड लेक्चर्स होंगे जो कि यहाँ पे नहीं लगेंगे, जैसे नेट के लिए कोई प्रिपेयर कर रहे हैं, CSIR नेट के लिए कर रहे हैं, या उनके लिए जो कि जिसके यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है, तो मे बी वहाँ पे मैं करता हूँ कभी कभी, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लेट्स बिगिन द टॉपिक। मैंने आपका बहुत टाइम ज़ाया किया, बट 12 मिनट, बट आज टॉपिक भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये छोटा ही है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करके ही मैं चाहूँगा। देखिए, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे टॉपिक जो है दैट इज दिस प्रोटीन्स, ठीक है। डिटेल से मत डरिए, डिटेल आपके लिए बेहतर है, ठीक है। प्रोटीन्स जो होते हैं बेसिकली आप बचपन से सुनते आए हैं, हाँ ये बच्चा है इसको अंडे खिलाओ, इसको कंप्लेन पिलाओ, इसको हॉर्लिक्स पिलाओ, क्यों? अरे इसमें प्रोटीन है, ये बड़ा हो जाएगा, इससे जल्दी ये ग्रो करेगा, इसकी बॉडी बनेगी और इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन कितना ज़रूरी है। हम बचपन से ही प्रोटीन के पीछे पड़े हैं, पता भी नहीं होता है माँ को प्रोटीन क्या होता है, लेकिन बोलते हैं प्रोटीन इसमें है, मैंने सुना है प्रोटीन है। तो वो प्रोटीन जो है ये किस काम के लिए है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। तो और हमारी बॉडी का की जो बनावट होती है दैट इज़ बेसिकली प्रोटीन का बना होता है। हमारी बॉडी में जो मेजर पोर्शन जो हमारी बॉडी का होता है दैट इज प्रोटीन। सो बॉडी, इट इज आल्सो कॉल्ड अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, ठीक है। और बॉडी बिल्डर्स तो आपको पता ही है, वे प्रोटीन तो चलता रहता है हमेशा है ना, उस पाउडर वे प्रोटीन पाउडर्स। अच्छा, इसी तरह से रिपेयरिंग फूड भी है ये। इंजरी होगी किसी को, अगर आपको पता होना चाहिए जब किसी को अल्लाह ताला रहम करे, कोई सर्जरी होती है कोई या एक्सीडेंट होता है, फिर उसको डॉक्टर क्या करता है, वो उसको बोलता है इसके डाइट में प्रोटीन के कंसंट्रेशन को बढ़ा दीजिए। उसका जो डाइटिशियन होता है वो उसमें प्रोटीन बढ़ा देता है उसके डाइट में। तो क्यों? वाई? ही नीड्स द रिपेयरिंग ऑफ द इंजर्ड टिश्यू। ओके, सो ये रिपेयरिंग न्यूट्रिएंट भी है या रिपेयरिंग फूड भी है। अच्छा, इसी तरह से आपको पता है कि ये हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उनमें एक अहम कंपोनेंट है। सो इट इज़ अ चीफ सब्सटेंस ऑफ द डिफरेंट सेल्स ऑफ आवर बॉडी। ओके, हमारी बॉडी में ये कहीं कहीं पे
इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। क्या है स्ट्रक्चरल प्रोटीन? मतलब कि जो हमारी बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बनावट इससे होती है। ठीक है, बनावट। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप फर्ज कीजिए आपका हेयर लेते हैं, बाल आपके, ठीक है, हेयर है, आपके जो नेल्स हैं, आपको पता है ये किस प्रोटीन के बने हैं? काफी सारे आप में जानते होंगे, आप याद भी रखिएगा, कभी पूछते हैं एग्जाम में। दिस इज मेड अप ऑफ ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन दैट इज कॉल्ड केराटिन। ये एक हार्ड प्रोटीन होता है। केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछता है हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा, एनिमल्स की बॉडी में जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन होता है, जो कि उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बनाने में एक अहम रोल अदा करता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का मेजर कंपोनेंट होता है। जैसे हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल आपकी कार्टिलेज है, ठीक है, कार्टिलेज है, आपकी बोन है, आपका स्किन है, इसमें बनाने के लिए बहुत ही अहम है, इसका एक मेजर कंपोनेंट है। और ये एनिमल्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है, याद रखिएगा। उस प्रोटीन को कहते हैं दैट इज कॉल्ड कोलेजन, दैट इज कॉल्ड कोलेजन, रिमेंबर दिस। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे आप हमें बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन है, ये तो एनिमल्स का। दुनिया में क्या यही सबसे ज्यादा अबंडेंट? नहीं, नहीं, इससे भी ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन एक है जो कि प्लांट्स में होता है, दुनिया में वही सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है। उस प्रोटीन का नाम है रुबिस्को, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है, रिबोलोस बिसफॉस्फेट। क्या है, इन याद नहीं रखना आपको, ठीक है। तो ये जो रुबिस्को है ये एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है, जिसका एक बहुत ही अहम रोल रहता है किसमें? जिसका एक बहुत ही अहम रोल रहता है फोटोसिंथेसिस में। किस में रहता है? फोटोसिंथेसिस में। तो ये आप समझेंगे, ये सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है। ये पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना कि हमने कुछ टीचर्स तो हायर किए हैं ना आपके लिए, अगर आप उनसे भी फ़ायदा उठाइएगा, वो अगर कुछ शॉर्ट शॉर्ट में बताते हैं तो वो भी आप देखिएगा अच्छे से। और वो स्टूडेंट्स जो कि जल्दी करना चाहते हैं वो वही देखिए, उनका सबसे पहले फिनिश होगा। आई थिंक कि जो हमने मतलब हमें अच्छे टीचर्स लगे, उनको लिया हमने, वो सबसे पहले फिनिश करेंगे, ठीक है। हम अभी पढ़ाते होंगे, वो फिनिश करेंगे। फ़र्क यही है कि यहाँ पे डिटेल्स में होंगे, वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा कम पढ़ाएंगे, लेकिन आप वो भी देख लीजिएगा, ठीक है, उससे भी फ़ायदा उठाइए। अब देखिए, हो गया ये है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। अच्छा, इसी तरह से कोई और स्ट्रक्चरल प्रोटीन है क्या हम में? हमारे मसल जो होते हैं, मसल में जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है वो क्या है? रिमेंबर दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। इसमें है काफ़ी सारे प्रोटीन, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसमें प्रेजेंट होता है दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। ये किस में है? हमारे मसल में। और यही वो प्रोटीन्स हैं जो कि मूवमेंट करने के लिए अहम है। अगर ये मसल में नहीं होते, मसल प्रोटीन में, तो आप समझ सकते थे कि मसल का हम मूवमेंट नहीं कर सकते थे, इंसान चल नहीं सकता था या एनिमल चल नहीं पाता, मूवमेंट नहीं कर पाता, ठीक है। ये समझेंगे आप। और याद रखिएगा कि हमारी बॉडी में या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं। सारे एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं एक्सेप्ट वन एंजाइम्स जो प्रोटीन के नहीं बने होते हैं। उन एंजाइम्स का नाम क्या है, वो आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आप मुझे बताएगा वो सारे एंजाइम्स दुनिया में प्रोटीन्स होते हैं, एक ही एंजाइम ऐसा है जो प्रोटीन नहीं होता है, उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, ठीक है, वो किसका बना होता है, वो आपके लिए क्वेश्चन है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि बॉडी में एंजाइम्स जो डाइजेशन करते हैं हमारे अंदर, अगर ये नहीं होती है तो डाइजेशन नहीं होती, तो कितने अहम है हमारे लिए। तो बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे हार्मोन्स भी हैं, हार्मोन्स जो कि एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा होता है, कभी मौका मिलेगा तो पढ़ाएंगे। तो वो हार्मोन्स भी काफ़ी सारे प्रोटीन्स के बने होते हैं। और इसी तरह से जैसे ग्रोथ हार्मोन है ना, ग्रोथ करने के लिए काफ़ी सारे और हार्मोन्स हैं। इसी तरह से एंटीबॉडीज़ जो हैं, एंटीबॉडीज़ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, जो हमें इम्यूनिटी देते हैं, हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसी तरह से हमारे ब्लड में काफ़ी सारे प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड में काफ़ी सारे प्रोटीन्स होते हैं,
वो प्रोटीन्स जैसे आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये एक ऐसा प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ आयरन होता है। ये क्या करता है, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसको डिफरेंट सेल्स तक ले जाता है, डिफरेंट सेल्स तक ले जाता है। तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, या ब्लड में एक और प्रोटीन होता है जो जिसको हम एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहते हैं, जो प्रोटीन हमारे ब्लड में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। इसी तरह से हमारे ब्लड में फाइब्रिनोजन होता है जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट करवाता है। मतलब ब्लड जब कहीं पे ज़ख्म लगता है फिर वहाँ पे जो हीलिंग प्रोसेस हो जाती है, कोगुलेशन जो होती है ब्लड की, वहाँ पे जो हील होता है वापस वो, तो उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है फाइब्रिनोजन। काफ़ी सारे और भी प्रोटीन्स होते हैं। तो ब्लड में भी जो प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अहम है, हमारी बॉडी के लिए, तो वो भी दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। समझ आ रहा है? अच्छा, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ आ गई तो एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं ना, सेल्स, काफ़ी सारे सेल्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। और आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए ये सेल कोई मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, और इस सेल तक पहुंचेगी। लेकिन ये सेल तब तक इसको रेस्पॉन्ड नहीं करेगी जब तक इसके इसके सरफेस पे एक स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं होगा जिसे हम कहते हैं रिसेप्टर। जो सेल्स पे रिसेप्टर्स होते हैं ये किस काम के लिए लगते हैं, दूसरी सेल से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, भाई ये करना है, हाँ ये करना है, ये तब मैं तब ये कर पाऊंगा जब मैं ये इंफॉर्मेशन जो तुम दे रहे हो आगे से, आगे वाली सेल, जब मैं इसको पढ़ पाऊंगा, जब मैं इसको अपने अंदर ले पाऊंगा। अपने अंदर लेने के लिए इस सेल में क्या होना चाहिए, रिसेप्टर्स होने चाहिए। ये रिसेप्टर्स प्रोटीन्स होते हैं। अच्छा, ये काफ़ी सारे और भी फंक्शंस हैं जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, बस इतना आप याद रखें, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं, याद रखिएगा, ये प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, याद रखिए, प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली, आपको पता है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ये जिस तरह मैंने कार्बोहाइड्रेट्स कहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स चेन की तरह होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो लॉन्ग चेन की तरह होते हैं जिसमें कुछ यूनिट्स आपस में ज्वाइंट होते हैं। इसी तरह से बाज़ाब्ता बराबर उसी तरह से एमिनो एसिड्स भी यहाँ पे, ये जो प्रोटीन्स होते हैं इसमें जो यूनिट्स होते हैं एमिनो एसिड्स, वो भी आपस में ऐसे ही ज्वाइंट होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, एमिनो एसिड्स। जैसे हमने वहाँ पे बोला था वो मोनोसेकेराइड्स के बने होते हैं, यहाँ पे एमिनो एसिड्स के बने होते हैं। एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ये याद रखिएगा। आपके वहाँ अगर क्वेश्चन पूछते हैं जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीमर, नॉट ए पॉलीमर, मे बी बताइए इनमें कौन पॉलीमर नहीं है। वहाँ पे दिया होगा कार्बोहाइड्रेट, या वहाँ पे स्टार्च देंगे, या वहाँ पे पॉलीसेकेराइड देंगे। एक मिनट, वहाँ पे आपको विच ऑफ इज नॉट ए पॉलीमर, ओके, पॉलीमर, वहाँ पे एक ऑप्शन होगी स्टार्च, या वहाँ पे चलो स्टार्च होगी, या वहाँ पे पॉलीसेकेराइड दे सकते हैं, सेल्यूलोज दे सकते हैं, या कुछ भी दे सकते हैं। चलो वहाँ पे पॉलीसेकेराइड लिखा है, पॉलीसेकेराइड, या कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हैं जो मैंने पढ़ा है आपको, है ना। और दूसरा ऑप्शन वहाँ पे देंगे प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन देंगे आपको वहाँ पे फैट या लिपिड वहाँ लिख सकते हैं। उस वक्त आप कौन सा, किसको टिक मारेंगे, उस वक्त आप फैट या लिपिड को टिक मारिएगा। देखिए क्यों, ये देखिए एक पॉलीमर क्या होता है, ये एक ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्स लार्ज मॉलिक्यूल होता है जिसमें कुछ यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स आपस में ज्वाइन होते हैं बनाने के लिए। तो जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको बताया था कि कुछ यूनिट्स जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें कुछ यूनिट्स आपस में ज्वाइन होते हैं टू फॉर्म दैट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जिन यूनिट्स को मैंने कहा था दोज आर व्हाट, मोनोसेकेराइड्स। तो वहां पे वो जो स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है दैट इज ए पॉलीमर। कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीमर, पॉलीमर, समझेंगे बात। और इसी तरह से पॉलीमर, इसी तरह से जो यहाँ पे ये
प्रोटीन्स होते हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसमें भी खास उसी तरह से कुछ यूनिट्स आपस में ज्वाइन होंगे बाय सम बॉन्ड, ठीक है ना, इनके दरमियान कोई बॉन्ड होगा जिसको मैं अभी नाम बताऊंगा। तो यहाँ पे भी एक ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है जिसमें काफ़ी सारे यूनिट्स आपस में ज्वाइंट है। तो यहाँ पे भी आप कहेंगे ये क्या है, दिस इज ऑल्सो ए पॉलीमर। समझ रहे हैं? लेकिन जब आप फैट की बात करते हैं, फैट की जब आप बात करेंगे, फैट में ऐसा किस्सा नहीं होता है, फैट में कुछ अलग ही किस्सा होता है। अगर मैं यहाँ पे एक फैट बनाऊं जो हमारे स्किन के अंदर होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैट्स in which form the fat is present in below our skin, is stored below our skin, that is in the form of triglycerides। किस फॉर्म है? ट्राइग्लाइसराइड्स। हमारे स्किन के अंदर जो फैट होता है उनको वो किस फॉर्म में होता है? ट्राइग्लाइसराइड्स। ये ट्राइग्लाइसराइड्स क्या होते हैं? ये देखिए यहाँ पे, इनमें क्या होता है? इनमें एक अल्कोहल होता है। क्या होता है? एक अल्कोहल होता है, ग्लाइसरॉल होता है बेसिकली। ये अच्छा 3 कार्बन वाला कोई मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। फिर इनके साथ फैटी एसिड्स ज्वाइंट होती हैं, एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड जिनके बारे में मैंने बताया था फैट के बारे में, है ना, तीसरा फैटी एसिड। और यहां पे आप समझ सकते हैं अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो यहां पे ये चीज नहीं बन रहा है कि काफी सारे यूनिट्स आपस में ज्वाइंट है फिर बना है कोई स्ट्रक्चर, नहीं, ऐसा किस्सा यहां पे नहीं है। तो इट इज नॉट ए पॉलीमर, ये एक पॉलीमर नहीं, इसमें यूनिट्स आपस में ज्वाइंट नहीं है, जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं। वो रखेंगे याद, ना रखेंगे कोई टेंशन नहीं, बस इतना याद रखेंगे कि इसमें कुछ यूनिट्स आपस में ज्वाइंट नहीं है टू फॉर्म द लॉन्ग चेन, सो दीज आर नॉट पॉलीमर्स। तो कौन नहीं है पॉलीमर्स इसमें? फैट्स आर नॉट पॉलीमर्स। पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स, यहां हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो होते हैं ये दोनों ही क्या हैं? पॉलीमर्स हैं। लेकिन हमारे जो यहाँ पे फैट्स होते हैं, फैट्स पॉलीमर्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब यही चीज जो मैंने यहां पे बताए कि प्रोटीन जो है ये एक पॉलीमर है। क्या है? ये एक पॉलीमर है जिसमें जो यूनिट्स होते हैं, आप मुझे बताइए कौन से यूनिट्स हैं इसमें? मेड अप ऑफ यूनिट्स, दोज आर कॉल्ड एमिनो एसिड्स। और एमिनो एसिड्स जो होते हैं, ये एक एमिनो एसिड और दूसरे एमिनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में एक मोनोसेकेराइड और दूसरे मोनोसेकेराइड के दरमियान कौन सा बॉन्ड था? कौन सा बॉन्ड था? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लेकिन यहां पे होता है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड, याद रखिएगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। अच्छा, इतना अगर आपको क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो ये एमिनो एसिड्स होते हैं, आपको समझ आना चाहिए कि जितने भी एमिनो एसिड हमारे पास हैं, अबाउट 20 एमिनो एसिड्स जो होते हैं प्रोटीन एमिनो एसिड्स, काफ़ी सारे, बहुत सारे एमिनो एसिड्स हैं, लेकिन 20 ऐसे एमिनो एसिड्स हैं, इसमें भी कुछ ऐड हुए हैं, 22 हैं अब। तो ये जो मेनली आपकी बुक्स में 20 लिखे होते हैं, जो 20 एमिनो एसिड्स जो है ये एमिनो एसिड्स प्रोटीन बनाने के लिए लगते हैं। तो कितने प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड लगते हैं? 20। सो 20 एमिनो एसिड्स क्या हैं? 20 प्रोटीन एमिनो एसिड्स हैं, प्रोटीन एमिनो एसिड्स हैं। उसमें बेसिकली कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो हम खुद से नहीं बना सकते हैं, जो हमारे लिए डाइट में लेना एसेंशियल है, जो हम खुद से नहीं बना सकते हैं, जो हमें डाइट से लेना जरूरी पड़ता है। उन एमिनो एसिड्स को हम क्या कहते हैं? दोज आर कॉल्ड एसेंशियल एमिनो एसिड्स। समझ आ रहा है? या इनको हम और एक नाम भी देते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स को, डरना नहीं, इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल एमिनो एसिड्स। ये वो एमिनो एसिड्स हैं जो हम खुद से नहीं बना सकते। मैंने आपको जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाया, मैंने उसमें बताया कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक बार बन गया, इससे फिर हम क्या बनाते हैं? प्रोटीन भी बना सकते हैं और फैट भी बना सकते हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट से हम वो एमिनो एसिड्स जो एमिनो एसिड हम बना पाएंगे, वो एमिनो एसिड इसमें नहीं आएंगे। इसमें वो आते हैं जो हम बिल्कुल नहीं बना पाते हैं, जिसको बनाने की ताकत हम में नहीं है, जिसको बनाने की प्रोसेस हम में नहीं होती है। तो दीज आर कॉल्ड एसेंशियल एमिनो एसिड्स, क्योंकि ये हमें डाइट में एसेंशियली लेने हैं। दूसरे किस्म के एमिनो एसिड्स क्या है? ये वो एमिनो एसिड्स हैं जो हम अपनी बॉडी में डिफरेंट मॉलिक्यूल से बना सकते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट से बना सकते हैं। तो उनको वो हमें डाइट में लेना ज़रूरी नहीं है, इसलिए उनको क्या कहेंगे? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ये समझेंगे, ये डाइट में आपको चाहिए नहीं,
ये बना सकते हो। आपके एग्जाम में हो सकता है मे बी दे कैन आस्क यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल अमीनो एसिड। वो नॉन एसेंशियल नहीं पूछेंगे आपको, कौन सा अमीनो एसिड पूछेंगे, आप पूछेंगे आप हमें बताइए एसेंशियल अमीनो एसिड कौन है जो आपको डाइट में लेने ही लेने हैं, जो आपकी बॉडी नहीं बना सकती है। ये एक कॉमन इसके लिए एक ये जो है एक तरीका है याद करने का। ये मे बी सम ऑफ यू माइट बी नोमिंग, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये अमीनो एसिड्स हैं जो कि तीन तीन हो गए, 6 7 8 9 10 अमीनो एसिड्स जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, इनको याद करने के लिए लगते हैं। ये आप ऐसे याद रखेंगे, प्राइवेट पीवीटी मीन्स प्राइवेट, टीआईएम मीन्स टिम, प्राइवेट टिम, हॉल मीन्स HLL हॉल, प्राइवेट टिम हॉल, बस ये ऐसे याद रखें, प्राइवेट टिम हॉल। ठीक है, जो नॉन एसेंशियल है उनके लिए भी मेरे पास एक फार्मूला है, वो मतलब अपनी से डिवाइस की है, लेकिन वो आपको याद नहीं रखने, आपको इसमें से पूछ सकते हैं मे बी दे कैन आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड पूछेंगे। नॉन, ये अगर आपको याद है, इसके बगैर अगर कोई अमीनो एसिड डालते हैं तो वो आप समझ सकते हैं वो नॉन एसेंशियल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे PVT, P से आता है फिनाइल एलेनिन, V से आता है वैलिन, T से आता है ट्रिप्टोफान, ठीक है, T से आता है थ्रियोनाइन, I से आता है आइसोलिसिन, M से आता है मिथ्योनाइन, H से आता है हिस्टिडीन, A से आता है अर्जिनिन, L से आता है ल्यूसीन, L से आता है लाइसिन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और आपको मैं एक बात बताऊं, इसमें जो ये हिस्टिडीन एंड अर्जिनिन है, हिस्टिडीन एंड अर्जिनिन जो है, इनको हम कहते हैं सेमी एसेंशियल। क्या कहते हैं? सेमी एसेंशियल, या इनको आप कह सकते हो सेमी इज इंडिस्पेंसेबल, सेमी इंडिस्पेंसेबल, जो मैंने यहां पे स्पेलिंग लिखी है, सेमी इंडिस्पेंसेबल एमिनो एसिड्स, क्योंकि ये हमारी बॉडी में बनते हैं लेकिन उस रेट से नहीं बनते हैं जिस रेट से हमें चाहिए। इसलिए हम इनको, क्योंकि इसको, इसलिए इनको डाइट में उतना अगर हम नहीं लेंगे, उतना अगर हम नहीं लेंगे जितना बाकी चाहिए, लेकिन इनको भी डाइट में शामिल करना है। बनते तो हैं हम ये बनते हैं, लेकिन उस रेट से नहीं बनते हैं जिस रेट से बनने चाहिए, इसलिए डाइट में लेना इनको भी ज़रूरी है। क्योंकि थोड़ा सा ये बनते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इट इज़ आर सेमी एसेंशियल और सेमी इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे सवाल यह है कि व्हाट आर द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास प्रोटीन्स, ये आपसे पूछ सकते हैं। देखिए, आप याद रखिए, एक कंसेप्ट जहन में रखिए, ये आपके सेहत के लिए बहुत अहम है। सेहत के लिए जब हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं ना, प्रोटीन, जब हमने कुछ ऐसा खाया, चलो हमने चावल खाया, चावल में हमें प्रोटीन बनाना है, उसमें हमें फॉर एग्जांपल उसमें एक कोई प्रोटीन बनाना है हमारी बॉडी में, उसमें फॉर एग्जांपल ये 6 अमीनो एसिड चाहिए, ये 6 अमीनो एसिड चाहिए। और जब हम ये चावल खा रहे हैं, उसमें सपोज ये 4 ही अमीनो एसिड हैं, ट्रिप्टोफान, थ्रियोनाइन, आइसोलिसिन और मिथ्योनाइन। पहले दो फिनाइल एलेनिन और वैलिन है ही नहीं उसमें, हम खाली चावल खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं। उस वक्त आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रोटीन है हमें बनेगा ही नहीं, वो प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन जो है वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट प्रोटीन, इनकम्प्लीट, उसमें सारे अमीनो एसिड्स नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, अमीनो एसिड प्रोफाइल उसका कंप्लीट नहीं है, उसमें ये दो है ही नहीं, इसलिए प्रोटीन बनाने के लिए ये दो चाहिए थे, ये अवेलेबल ही नहीं है इस डाइट में। तो आप समझ सकते हैं कि इस डाइट का जो प्रोटीन होता है, जिसमें सारे अमीनो एसिड जो एसेंशियल हमारे लिए हैं, अगर वो सारे प्रेजेंट नहीं है ऑप्टिमल क्वांटिटीज में, तो हम कहेंगे ये प्रोटीन हमारे लिए फर्स्ट क्लास प्रोटीन नहीं है, ये कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, दिस इज द सेकंड क्लास प्रोटीन। समझ आ रहा है? फर्स्ट क्लास प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसमें सारे ही अमीनो एसिड्स होते हैं, ऑल अमीनो एसिड्स, ऑल, स्पेशली वो तो बनते ही बनते हैं, कौन से? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो तो बनते ही बनते हैं, लेकिन यहां पे बात करेंगे हम, यहां पे सारे कौन से अमीनो एसिड्स होंगे? ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट प्रोटीन भी। क्या कहते हैं? कंप्लीट प्रोटीन भी, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हम खा रहे हैं जिसमें वो सारे ही अमीनो एसिड्स हैं जो हमें लगेंगे एक कोई प्रोटीन बनाने के लिए। 20 के 20 अमीनो एसिड होंगे इसमें। ठीक है, जो सॉरी, ये मतलब ये 10 के 10 जो एसेंशियल हैं, 10 के 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स उसमें होंगे।
और वो भी तो होंगे ही होंगे जो नॉन एसेंशियल हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट आप समझेंगे, दिस इज कंप्लीट प्रोटीन। और ये कंप्लीट प्रोटीन हमारे लिए क्या है, याद रखिएगा, जो एनिमल सोर्सेज से प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें बीफ आता है, बाकी बाकी जो भी आपको पता है, जो भी प्रोटीन एनिमल सोर्स से, एग्स है, मिल्क है, वो सारे प्रोटीन जो होते हैं वो आर कंप्लीट प्रोटीन्स। तो इसमें सारे एनिमल प्रोटीन्स आते हैं। रिमेंबर, आपको पता है ये न्यूट्रिशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप पढ़ते पढ़ते हैं लेकिन ये भी ख्याल रखिएगा। तो एनिमल प्रोटीन बहुत ही अच्छा प्रोटीन है, इसमें सारे अमीनो एसिड्स हैं। और प्लांट का जो प्रोटीन होता है, कोई भी प्लांट का प्रोटीन आप लेंगे, उसमें कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं होता है। सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स आप एक प्लांट प्रोटीन में नहीं मिलेंगे। इसीलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जब वो किसी को बोलते हैं हाँ तुम्हें चाहिए प्रोटीन एनिमल, अगर तुम वेजिटेरियन हो, आप दाल और चावल को मिला के खाना, अलग से खाली दाल और अलग से खाली चावल नहीं खाना, क्योंकि चावल में जो अमीनो एसिड्स नहीं है वो अमीनो एसिड्स आपकी दाल में है, जो दाल में नहीं है वो आपके चावल में है, और जो आपके दाल में है वो जो आपके दाल में नहीं है वो आपकी रोटी में होते हैं। इसीलिए चावल दाल या दाल रोटी, ये आपस में एक अच्छा डाइट बनता है। समझ आ रहा है? तो जो हमारे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं वो टेंशन ना लें, आप मिक्स करके खा सकते हैं। आप दालें 2-3 मिक्स कर सकते हैं, उसमें भी आपका सारे न्यूट्रिएंट, सारे अमीनो एसिड्स आते हैं। दैट बिकम्स अ गुड प्रोटीन। बट प्लांट प्रोटीन जो होता है वो आप समझेंगे, प्लांट प्रोटीन जो होता है वो सेकंड क्लास प्रोटीन होता है, ये एक इनकम्प्लीट प्रोटीन है। आप खुद ही बताइए, क्या इसमें सारे अमीनो एसिड्स होंगे? एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं, इसमें कम होंगे। और आपको मैं एक बात बताऊं कि अब अगर यहाँ पे चलो वो छोड़ ही देते हैं, जो मिथेनाइन और सिस्टीन और बाकी जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जो एमिनो एसिड्स होते हैं, अक्सर ये इन प्लांट प्रोटीन्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। वो आप ये पॉइंट आप याद नहीं रखिएगा, बस ये एक्स्ट्रा, इसमें ज़्यादा नहीं। अब देखिए, हाई एंड लो बायोलॉजिकल वैल्यू फूड्स क्या है, ये किस बेस पे हम कहते हैं। आपके वहां पे क्वेश्चन आ सकता है, आपको अगर उन्होंने पूछा आप हमें बताइए व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ फूड, व्हाट इज या आपको कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स हैव हाईएस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड, कंफ्यूज नहीं होना, वो यही है। बायोलॉजिकल वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड। क्या होता है ये देखिए, जो फूड हम खाते हैं, एक बार ये हमारी बॉडी में जब जाता है, जब हम ये डाइजेस्ट करते हैं, इसमें जो प्रोटीन होता है, एक बार वो डाइजेस्ट हो गया, फिर वो हमारी बॉडी में क्या होता है, आपको पता है इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। वो प्रोटीन जो उससे जो प्रोटीन जब तोड़ेंगे तो आपको पता है वो किसका बना होता है, एमिनो एसिड्स का। वो सारे ही एमिनो एसिड्स निकल के हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे ब्लड में जाएंगे, ताकि वो बाकी बॉडी तक ब्लड उसे ले जाए, हर जगह तक ले जाए। तो आपको वो समझ आना चाहिए कि जब ये बॉडी में दाखिल होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब ये दाखिल हुआ, फिर इसके ब्लड के जरिए डिफरेंट रीजन्स तक जाएगा। और वो फूड सोर्स जिससे प्रोटीन हम लेते हैं, जो हमने लिया, जिससे हमने प्रोटीन हासिल किया, और फिर जितना हमने एब्जॉर्ब किया, उसमें से कितना हमारी बॉडी कितना इनकॉर्पोरेट करती है बॉडी बनाने में, बॉडी का टिश्यू बनाने में कितना प्रोटीन लगता है। जितना एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में, जितना पहले तो डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट की बात नहीं, डाइजेस्ट से कोई टच नहीं है, बस एब्जॉर्ब जितना हो गया, जितना फिर ब्लड में आ गया प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स, उसमें से कितना प्रोटीन बॉडी में मटेरियल बनाने के लिए लगा, बॉडी में स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इन द फॉर्म ऑफ मस्कुलर प्रोटीन, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो भी बनते हैं। समझ आ रहा है? वो कितना हुआ, वो बताता है कि उस फूड का कितना बायोलॉजिकल वैल्यू है। कि जब आप याद रखेगा, जब आप प्लांट प्रोटीन खाते हो, खाया आपने प्लांट प्रोटीन, आपके पेट में वो डाइजेस्ट भी हो गया, डाइजेस्ट होके वो प्रोटीन हमारी बॉडी में जाता है ब्लड के जरिए हर जगह पे। लेकिन याद रखेगा, वो प्रोटीन हमारी बॉडी में ज्यादा यूज नहीं होता, वो नहीं लगता है हमारे जिस्म को। एनिमल बना है, एनिमल को एनिमल का प्रोटीन ही लगता है, ये समझेंगे आप बात। वो हमारे जिस्म उसमें से काफी सारा प्रोटीन जाया करती है, फिर किडनी के जरिए उसको एक्सक्रीट करती है। समझ आ रहा है? इसलिए कहते हैं कि प्लांट प्रोटीन जो होते हैं उनका क्या लो बायोलॉजिकल वैल्यू होता है।
ये प्लांट प्रोटीन जो होते हैं, अब चलो हमने हमने एक ट्रिक की थी जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप डिफरेंट प्लांट प्रोटीन को कंज्यूम कीजिए, ये प्रोटीन डिफरेंट प्लांट प्रोटीन उसको कंज्यूम कीजिए और बॉडी में ले लीजिए, चलो ठीक है, ले लिया, अब एब्जॉर्ब भी हो गया, लेकिन एब्जॉर्ब होने के बाद, ब्लड में पहुंचने के बाद वो लगता ही नहीं है जिस्म को अच्छे से। इसीलिए जो मतलब एनिमल प्रोटीन खाते हैं, एग्स खाते हैं, मीट या वो जो मिल्क पीते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी बन जाते हैं। वो जो डिफरेंट मिक्स दाल भी खाएंगे, बाकी चीज़ें भी खाएंगे, उनकी उतनी उतनी नहीं होती है, उनका इनकॉर्पोरेशन उसका नहीं होता है उस प्रोटीन का हमारी बॉडी में। फिश खाना, जैसे फिश जो होता है, फिश, ये याद रखिएगा, ह्यूमन बींग्स में जो एमिनो एसिड्स जो प्रोफाइल मैच करता है ना सबसे ज़्यादा हमारा, वो करता है फिश से। फिश का प्रोटीन हमें ज़्यादा बेहतर लगता है सबसे ज्यादा। समझ आया कि हमारी बॉडी को क्या सूट करता है, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या सूट करता है, क्या रहेगा हमारी बॉडी बनाने में लगेगा। तो प्लांट प्रोटीन बहुत सारा इसमें एक्सक्रीट भी होता है, या इसके जरिए, किडनी के जरिए, मतलब उसमें नाइट्रोजन एक्सक्रीट होता है, आप समझो प्रोटीन ही एक्सक्रीट होता है, ठीक है, आप यही याद रखो। अब देखिए हाँ, अब हाई वाला कौन सा है, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू या हाई गोल्ड स्टैंडर्ड किसका है, हाई गोल्ड स्टैंडर्ड, ये यहां पे लिखता हूं, गोल्ड स्टैंडर्ड और बायोलॉजिकल वैल्यू सेम, किसका है आप मुझे बताइए। दिस इज ऑफ एनिमल प्रोटीन, ये साइंस कहता है, ठीक है, एनिमल प्रोटीन। हम भी रिसर्च पेपर से पढ़े हैं, ये काफ़ी सारी रिसर्च होती हैं, फिर यहाँ पे हम आपकी बुक्स पे होते हैं। जो फैक्ट्स आप पढ़ते हैं ना, ये एक्चुअली काफ़ी सारी रिसर्च हुई होती है इन सब चीज़ों पे, ठीक है, फिर ही ये बुक्स में छपते हैं। अच्छा, अब देखिए, ये तो आपको समझ आ गया कि बायोलॉजिकल वैल्यू किस फूड का है। अब एक मज़े की बात ये बता देता हूँ कि हाँ, पहले मैं ये तो बता दूं कि हमें कितना रिक्वायर्ड है, प्रोटीन कितना चाहिए किसको, ये डिपेंड करता है। ये नहीं कि मुझे चाहिए प्रोटीन बहुत सारा। देखिए, एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है हमें याद रखेगा स्टोर नहीं होता है, हम प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकते, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। या तो यूटिलाइज करेंगे, या जितना यूटिलाइज नहीं होता है उसको एक्सक्रीट करना पड़ता है, किडनी पे लोड पड़ता है एक्सक्रीशन का, इसलिए ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना ठीक नहीं है। जिसको किडनी की प्रॉब्लम होती है, फिर बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप वो गर्म चीज़ें मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ, क्यों? क्योंकि उसको वो गर्म जितना इनकॉर्पोरेट प्रोटीन नहीं होगा बॉडी में, उसको एक्सक्रीट करना पड़ेगा किडनी के जरिए। समझ आ रहा है? तो इसलिए उनको इजाज़त नहीं देते हैं कि आप मीट खाओ, आप वो खाओ खाओ। आप अगर नॉर्मल रहना चाहते हो तो आप ऐसा करो, ठीक है। तो समझेंगे बात आपकी, प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो हमारी है ये वैरी होती है। जैसे हम नॉर्मल अडल्ट्स हैं, ऐसा कहते हैं कि 0.8 ग्राम अगर आप पर केजी बॉडी वेट लेंगे, ये एक आइडियल प्रोटीन कंटेंट चाहिए, ये आइडियल रिक्वायरमेंट है एक एडल्ट की। लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके लिए ये बहुत कम है। उनके लिए 1 से लेके 2 ग्राम पर केजी तक लेना पड़ेगा अगर उनको ग्रो करना है, जितना वेट होगा बॉडी का। और प्रेग्नेंट लेडी के लिए ज़्यादा लगता है, छोटे बच्चे के लिए ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसे ग्रो करना पड़ता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपका गोल क्या रहता है। देयर आर मनी बॉडी बिल्डर्स हु टेक इट टू 3 ग्राम्स 4 ग्राम्स पर केजी। 300 ग्राम, अगर 100 केजी का वेट है, 300 ग्राम वो प्रोटीन लेता है। लेकिन आप ये समझेंगे, हमारे आसपास जितने भी फूड्स हैं ना, जिसमें ज़्यादा कीमत होती है ना, वो प्रोटीन वाला फूड होता है, प्रोटीन की कीमत होती है। समझ आ रहा है? और जो हमारे आसपास नेचुरल फूड्स होते हैं, इनमें 1 रुपये में 1 ग्राम प्रोटीन आता है। आप चेक कीजिएगा आराम से, आपको समझ आएगा, बिकॉज ये पता होना चाहिए आपको। तो ये याद रखेंगे, प्रोटीन जो है, प्रोटीन महंगा होता है, प्रोटीन महंगा होता है। तो आप ये नॉर्मली क्या 0.8 ग्राम तक आप ले सकते हो पर केजी बॉडी वेट। ओ माय गॉड, टाइम समझ आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि अब अगर पता है हमें कि प्रोटीन महंगा है और ये चाहिए भी हमें, हमारे आसपास जो फूड्स हैं उसमें ये देखना है हमें कैसे मिलेगा फिर, है ना, क्या हमारे साथ सामने सोर्स है। देखिए, आपके जो एनिमल सोर्सेज हैं, चाहे कोई भी है, मिल्क है, मीट है, एग्स हैं, पोल्ट्री है, आपका ये है, फिश हैं, जो भी है आप वो कंज्यूम कर सकते हैं
अगर आप नॉन वेज हैं तो आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, उसमें टेंशन नहीं है। अब ठहरे हमारे वो दोस्त, वो होते हैं जो कि नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, उनके लिए क्या करेंगे वो बेचारे, मतलब उनको क्या खाना पड़ेगा, है ना। देखिए, याद रखिएगा, ये एक इत्तेफाक की बात है, अगरचे एनिमल प्रोटीन बेस्ट है, लेकिन सबसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन प्लांट का ही एक प्रोटीन है, जिसमें अबाउट 40% तक, 40% आउट ऑफ 100 ग्राम 40 ग्राम उसमें प्रोटीन ही होता है। और इसे हम कहते हैं पुअर मैन्स मीट भी, पुअर मैन्स मीट, क्योंकि वो महंगा नहीं होता, बहुत सस्ता होता है। इसके खाने के नुकसानात भी हैं, लेकिन आप अभी ये समझेंगे पुअर मैन्स मीट। और आपको पता होना चाहिए व्हाट इज दैट, दैट इज सोयाबीन, दैट इज सोयाबीन। जो आप वो चाहे वो आप सोयाबीन की दाल खाइए, या आप सोयाबीन के जो न्यूट्रीज होते हैं वो खाइए, ठीक है। इसमें मज़ा नहीं होता है, बस यही टेंशन है। तो सोयाबीन आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह से चिकपी होता है, जो जहाँ आप जो राजमा आपकी होती है, ये भी न्यूट्रिशियस, इसमें भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से आपके जो चने होते हैं उसमें भी प्रोटीन होता है। बॉडी बिल्डिंग में अक्सर कहते हैं कि चने खाओ, है ना। तो ये प्लांट प्रोटीन में भी हमें मिल सकता है। इतना क्लियर है। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गया कि क्या है। अब मैं आपसे आपकी हेल्थ के लिए एक पॉइंट और बताऊंगा प्रोटीन के बारे में। 46, देखिए क्या है। वो ये है कि आप सारे बड़े अच्छे से मेहनत करते हैं। आई एडवाइस यू कि जब आप मॉर्निंग में हो ना, मॉर्निंग में अगर आप मॉर्निंग में, देखिए मॉर्निंग में इंसान सोया होता है, तो उठते ही उसे क्या करना चाहिए, उसको अच्छा प्रोटीन मिलना चाहिए जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो। रिमेंबर, सबसे फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन जो है, जो कि बॉडी बिल्डिंग में यूज़ होता है, आप नहीं कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं वेह प्रोटीन। क्या कहते हैं, ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। ये मिल्क में होता है। किस में होता है, मिल्क में होता है। इसके बाद जो फास्ट डाइजेस्टिंग है दैट इज एग्स, इसके बाद। और सबसे स्लो जो डाइजेस्ट होता है वो होता है केसीन प्रोटीन। ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं अक्सर। अब देखिए, मॉर्निंग में जब आप देखेंगे, मॉर्निंग में अक्सर ये वे यूज़ करते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप अगर एग्स लेते हो तो मॉर्निंग में आप एग्स ले सकते हो। और एक आदत आप मेहरबानी करके ये लगा दीजिए कि आप हमेशा हर किसी मील के साथ कुछ प्रोटीन ज़रूर लिया कीजिएगा। प्रोटीन अगर आप मील के साथ नहीं लेते तो आपकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, ये सारी ही थोड़ी सप्रेस हो जाती है। समझ आ रहा है। इसलिए प्रोटीन को ज़रूर अपने डाइट में रखिए और अच्छे रखें। अगर ज़्यादा भी नहीं ले सकते, एटलीस्ट आप ले लीजिए। अब यहाँ पे मॉर्निंग में एग्स लेना इसलिए बेहतर होता है कि याद रखिए, बॉडी बिल्डिंग में जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड फूड है ना, फूड आइटम है, दैट इज दिस एग्स। क्योंकि एग्स जल्दी डाइजेस्ट होते हैं और ये कंप्लीट प्रोटीन है, इसमें कोई अमीनो एसिड कम नहीं है। और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत कम होता है। इसमें जो फैट होता है वो भी अच्छा वाला फैट होता है। वो ज़्यादा फैट जो इसकी जो अंदर वाली येलो फेंकते हैं कुछ लोग, वो अच्छा नहीं है, वो भी खा सकते हैं। वो फैट भी अच्छा रहता है सेहत के लिए। और इसमें एक खास चीज़ एग्स में ये भी है कि इसमें जो जो जर्दी होती है उसमें बहुत सारे वाइटामिन्स मिनरल्स कंसनट्रेटेड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है। तो एग्स आप ले सकते हो मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में। और सोते टाइम मिल्क आप कंज्यूम कीजिएगा, ठीक है, सोते टाइम। क्योंकि मिल्क में जो केसिन प्रोटीन होता है मैक्सिमम, ये बहुत स्लो डाइजेस्ट होता है, ये सुबह तक अमीनो एसिड आहिस्ता आहिस्ता देता है। ये कुछ सजेशंस थी आपके लिए जो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। और हाँ, ये याद रखिए, जो हमारे जो नॉन वेज होते हैं, जो वेजिटेरियंस होते हैं, उनको भी टेंशन नहीं लेना है। दे कैन यूज़ नट्स, नट्स जो होते हैं, नट्स जैसे पीनट्स हो गए, जैसे यही आपके सोयाबीन के हो गए, या आपके जो और भी काफ़ी सारे जैसे आलमंड्स होते हैं, ये चीज़ें ये मॉर्निंग में ले सकते हैं, इवनिंग में ले सकते हैं, हर जगह। और हर किसी डाइट में, हर किसी मील में थोड़ा थोड़ा सा प्रोटीन आप ज़रूर लीजिएगा। प्रोटीन के ये नहीं कि आप खाली चावल खाओगे उसके साथ ऊपर से साग थोड़ा सा हो गया, वो इनकम्प्लीट है। लेकिन चलो ठीक है, इतना क्लियर है, मैंने इस पर बहुत टाइम दिया। अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ वाटर, दैट इज़ वाटर। देखिए, वाटर जो है अबाउट 70% ऑफ बॉडी वेट जो है, 70 भी कुछ बुक्स में आपको मिलेगा, 60 कुछ बुक्स में मिलेगा, 50, ठीक है।
ये टेंशन नहीं लेना कि आपको पूछेगा कोई कि कितना परसेंटेज है वाटर हमारी बॉडी में। अब मैंने एक बुक के हिसाब से लिखा 70% ऑफ बॉडी वेट जो हमारा होता है वो वाटर का बना होता है। और अगर आप मेल की बात करेंगे जनरली, तो मेल में ज़्यादा वाटर होता है। मेल मेल जो होता है, मेल की बॉडी में मोर वाटर, मोर देन फीमेल। एक एक मुझे जहन में है कि शायद एक क्वेश्चन आया था किसी एसएसबी के पेपर में, उसमें यही क्वेश्चन डाला गया था कि हाँ बताइए मेल में वाटर किस में ज़्यादा होगा बॉडी में, मेल में कि फीमेल में, है ना। याद रखिएगा, जितना फैट बॉडी में होगा, फैट जितना ज़्यादा होगा उतना बॉडी में जो वाटर है वाटर कंटेंट कम रहता है। याद रखिएगा, जो लीन लीन मतलब फैट के बगैर मांस किसका होता है, मर्द का होता है ना। मर्द में ज़्यादा फैट मत होता है, मर्द में कम फैट है। मर्द में फैट क्या है, फैट कम है तो वाटर क्या होगा, वाटर ज़्यादा होगा। अच्छा ये मेल की बात है, मेल की बात है, फैट इसमें कम है वाटर ज़्यादा है। आप मुझे बताइए फीमेल में क्या होगा फिर, फीमेल में क्या होगा, फीमेल में फैट ज़्यादा है और उसमें वाटर की लेवल कम होती है। अब अगर चाइल्ड की बात करेंगे, चाइल्ड की, चाइल्ड में बहुत ज़्यादा फैट रहता है, बेचारा फैटी फैट होता है ना, क्यूट सा, तो फैटी फैट है तो उसमें पानी बहुत कम है, उसकी बॉडी में वाटर कम है। ठीक है, ये समझेंगे आप, तो ये जहन में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको ये पता है कि वाटर जो है हमारी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन आपको पता है, बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिकल रिएक्शन जो इसे जिंदा रखती हैं, जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। काफ़ी सारी रिएक्शन जो हमारी सेल्स के अंदर होती हैं, और उन रिएक्शंस को कम के लिए मीडियम जो रहता है, मीडियम दैट इज़ वाटर। आपको पता है वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है कि इसमें सब कुछ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट एक्ट करता है हर किसी चीज़ के लिए, हर किसी सब्सटेंस के लिए, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इसमें काफ़ी सारी रिएक्शंस हो सकती हैं, जो सारी रिएक्शन इसी में होती हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उनके लिए मीडियम में एक्ट करता है, बहुत ज़रूरी है। मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपको पता है कि हमारे बॉडी में जितने भी सब्सटेंसेस मूव होते हैं, ब्लड में मूव होते हैं, है ना, ब्लड में मूव होते हैं या लिम्फ में मूव होते हैं, तो दैट इज़ वाटरी, वाटर है उसमें। सो वाटर इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, चाहे आपके न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने हो, चाहे आपके हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करने हो, चाहे आपके एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है यूरिया, है ना, ये ट्रांसपोर्ट करना हो, तो सब चीज़ें इसी में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी। ये बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। बंदा आ गया, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे पानी पिलाओ, क्यों क्योंकि पानी एक ठंडक देता है अंदर से भी, ठीक है ना। पानी में आपको पता है ये जो हमें गर्मी में पसीना क्यों आता है, ये हमारी बॉडी है, ये हमारा एक बंदा है जो कि जॉगिंग कर रहा है, बेचारा सूख गया, ये मतलब इसको पसीना आ रहा है, आई मीन, है ना। ये क्यों पसीना आ रहा है इसको, क्योंकि अब जब ये जॉगिंग करता है तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है अंदर में, जब ये ज़्यादा रन करता है तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन पर्टिकुलरली, ये हीट प्रोड्यूस करती है और इसमें काफ़ी सारी हीट जनरेट होती है। ये इतनी हीट जनरेट होती है, हमारी बॉडी जो होती है, बेसिकली जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं, मैमल्स में हम आते हैं, आपके जो मंकीज़ आती हैं, आपके जो काऊ आती हैं, ये ऐसे ऐसे जो होते हैं ना, जिनके मेमोरी ग्लैंड से जो बच्चों को दूध देते हैं, ये सारे मैमल्स होते हैं। और जो बर्ड्स होते हैं, इन दो में क्या होता है कि बॉडी में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, इसको ना ज़्यादा ले सकते हैं ना कम ले सकते। तो मेंटेन कैसे, एक तरीका ये भी होता है कि पानी जो होता है, पानी को यूज़ किया जाता है, स्वेट को यूज़ किया जाता है, इन द फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट को यूज़ किया जाता है खुद को ठंडा करने के लिए। अब ये दौड़ रहा है अंदर में, इसमें बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है क्योंकि रिएक्शन हो रही है, एनर्जी वाली रिएक्शन, जिसे हम आगे पढ़ेंगे कल परसों इंशाल्लाह, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन हो रही है तो ये हीट जितनी भी जनरेट हो रही है, इसको बाहर निकालना ही निकालना है है ना। और इसलिए ये पसीना निकलता है स्वेट ग्लैंड से, जो स्वेट वाला ये ड्रॉप होता है, ये पानी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, देयर इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि ये लिक्विड जो है, इट इज लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट, है ना। ये आपने पढ़ा होगा, मे बी, आई डोंट नो केमिस्ट्री में है सिलेबस में कि नहीं। ये जो लिक्विड है, इसमें क्या होता है, ये इसको पसीना जब आता है, ये फिर किस में कन्वर्ट होता है, ये गैस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए।
वो एनर्जी जो है वो यही हीट अंदर से निकालता है। बोलता है बेटा मुझे वो अपनी जो अंदर से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो यहाँ दे दो जल्दी जल्दी, इसको मैं बाहर फेंकता हूँ, ये जल्दी मुझे यहाँ दे दो, ये इसको मैं बाहर फेंकता हूँ, मैं गैस में कन्वर्ट होता हूँ, मुझे गैस में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, दे दो मुझे एनर्जी और आप भी ठंडे हो जाओगे। समझ आ रहा है? उसे क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आपको वो याद नहीं रखना, बस कंसेप्ट याद रखना। तो इस तरह से हमारी बॉडी को का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए भी वाटर बहुत ही ज़रूरी है। इतना आप वाटर के बारे में याद रखेंगे और कुछ नहीं, बस ये याद रखें। नेक्स्ट इज रफेज। रफेज क्या है? रफेज को हम फाइबर भी कहते हैं, फाइबर, ठीक है ना। जैसे वो खाते हैं ना, वो जो यूनानी मेडिसिन में लाते हैं कि मेरा जो कब्ज है अब क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो जो होता है उसके लिए रफेज चाहिए। रफेज क्या होता है? देखिए ये एक्चुअली हमारा जो डाइट जो होता है उसमें काफ़ी सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्लांट के मटेरियल्स होते हैं जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। वो जो हम डाइजेस्ट, जो पोर्शन हम प्लांट का डाइजेस्ट नहीं करते हैं, वो हमारे लिए वो फाइबर एक्ट करता है, वो हमारे लिए रफेज एक्ट करता है। समझ आ रहा है? ये क्या है याद रखेंगे, ये नॉन डाइजेस्टेबल पोर्शन है, नॉन डाइजेस्टेबल प्लांट मटेरियल है, नॉन डाइजेस्टेबल प्लांट मटेरियल। और क्या क्या आता है इसमें आपको पता होना चाहिए। आपने सुना होगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे अंदर एंजाइम्स नहीं है, हम ये पोर्शन डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जो हमारे ये हर्बीवोरस हैं, जैसे काव, गाय हमारी है या हिरन है, जो भी है, तो उनमें उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उसमें कुछ सेल्यूलोज तोड़ने के लिए कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेक्रीट करते हैं एंजाइम्स सेल्यूलोज तोड़ने के लिए। हम में वो चीज़ नहीं है, तो हम ये नहीं कर पाते हैं। तो एक सेल्यूलोज रहता है इसमें। इसी तरह से आपका मे भी आपने सुना होगा हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज ये फाइबर इसका भी बना होता है, इसमें फाइबर में ये भी होता है ना, ये भी प्लांट मटेरियल है। इसी तरह से लिग्निन आपने सुना होगा, आपने पैक्टिन सुना होगा, नहीं सुना है तो बस एक एक याद रखिए, एक मतलब एक धुंधली धुंधली इमेज रखिए इस ये वाली जहन में, कभी पूछेंगे तो आप लिखेंगे, हो सकता है पूछ भी सकते हैं। तो ये पैक्टिन है, ये चीज़ें जो है, या आपने ये सुना होगा मे बी रेजिस्टेंट स्टार्चेस, रेजिस्टेंट स्टार्च, रेजिस्टेंट स्टार्च जैसे कुछ सीड्स होते हैं उनके अंदर मटेरियल है, स्टार्च है। अब ये बाहर वाला जो कोट है ये काफ़ी रेजिस्टेंट है, ये अंदर वाली स्टार्च मटेरियल बाहर हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर पे सीड हमने ऐसे खाया तो सीड अगर ब्रोक नहीं हुआ माउथ में तो ये आगे भी ब्रोक नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर वाला मटेरियल रेजिस्टेंट है, इसमें यही मटेरियल्स हैं, ये सेलुलोज वगैरह है। समझ आ रहा है? तो हम अंदर वाली स्टार्च पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है, दीज आर नॉट यूज्ड फॉर एनर्जी, हम इससे कैलोरीज नहीं निकाल पाते हैं। कैलोरीज मीन्स एनर्जी। और अगर इसमें नो कैलोरीज, नो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट हम कह सकते हैं, नो कैलोरी, CALORY, कैलोरी, कार्ब्स, कार्ब्स शॉर्ट में हम कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं। नो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, हमें जो कैलोरीज नहीं दे पाते हैं, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं रफेज। रफेज आप सलाद, हमारी सलाद कहते हैं ना, डॉक्टर कहता है सलाद खा लो, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी, वही रफेज है। सलाद है आपके आपके गाजर हैं, आपके मूली है, आपके मतलब उसमें कुछ पोर्शन तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो पोर्शन यूज़ नहीं करती हमारी बॉडी एनर्जी के लिए, वही हमारा फाइबर बनता है। वैसे तो जो मैंने परसों बताया था आपको, जो मैंने आपको होल ब्रेड के बारे में, वो ब्राउन ब्रेड और वो वाइट ब्रेड के बारे में बताया था, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि वो फाइबर उसी में होता है, वो फाइबर वो अहम रोल अदा करता है हमें, है ना, वो फाइबर की बात। तो फाइबर जो है, हाँ ये देखिए, ये अगर हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता तो ज़रूरत किस लिए है? क्योंकि ये हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसमें ये हेल्दी एंड फंक्शनल एलिमेंट्री कैनाल के लिए ज़रूरी है। उसमें हेल्दी और फंक्शनल जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसको रखने के लिए एलिमेंट्री कैनाल हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक्ट, जो उसमें वो पाइप लगी है,
मुंह से लेके यहाँ से गर्दन से, यहाँ से इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सारा जो है ना, जहाँ जहाँ से खुराक गुजरता है वही हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम गट भी कहते हैं और जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। इजंट इट? समझ आ रहा है? अच्छा, तो इसी में इसकी जो हेल्थ होती है और इसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए करता क्या है यहाँ पे, ये क्या क्या करता है। याद रखिए, सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्रॉपर डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो हमें स्टूल प्रोडक्शन है ना, स्टूल जो बनता है ना, जो बल्क, इसके कहते हैं बल्किंग, जो मटेरियल बनता है, जिससे अगर वो बनेगा नहीं तो हमें बाहर अनडाइजेस्टेड वेस्ट कैसे निकलेगा। तो वो मटेरियल बनने के लिए क्या होता है कि इसमें बल्किंग होती है। ये जो फाइबर होता है, याद रखिएगा, फाइबर जो है ना, फाइबर की एक खासियत होती है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है और फिर ये फूल जाता है, फिर ये ऐसे फूल जाता है और यही बल्क हमारा स्टूल बनाता है। और यही अगर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, या हम किसी को कंस्टिपेशन है, बराबर बाउल्स नहीं मूव हो रहे हैं, बाउल्स मीन्स यही स्टूल, तो उसको ये फाइबर लेना चाहिए। गुड, अबाउट 12 ग्राम्स तक हम ले सकते हैं दिन में। इसमें कुछ बोलते हैं बहुत ज़्यादा भी, कुछ बोलते हैं कम भी, लेकिन 12 से 30 तक कुछ बोलते हैं कि रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इसके गोल्स क्या, मैं बताऊंगा आगे। तो यहाँ पे ये जो फाइबर है, याद रखिएगा, ये इस स्टूल को बनाने में मदद करेगा। ठीक है? और स्टूल जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारा हमारा अनडाइजेस्ट वेस्ट बाहर नहीं फेंक सकते। उसी पे हमारे इंटेस्टाइन के मसल्स और एब्डोमेन के मसल्स एक्ट करते हैं टू रिमूव द अनडाइजेस्टेड वेस्ट ड्यूरिंग इजेशन। ठीक है? जो अच्छा, इतना क्लियर है। तो ये स्टूल प्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज मैं आपसे एक राज की बात करने जा रहा हूँ, जो कि रिसेंटली हमने देखा है। ये पुरानी रिसर्च नहीं है, 2020 के आसपास, मतलब हाँ इसी के आसपास है। काफ़ी सारे बोलते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ यूजफुल बैक्टीरिया, इसमें कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि काफ़ी सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। आपने ई कोलाई के बारे में सुना होगा कि काफ़ी सारे विटामिन बनाता है, विटामिन के बनाता है, कुछ विटामिन बीज भी बनाते हैं, तो हमारे लिए वहाँ पे। और कुछ बैक्टीरिया हमारे वहाँ पे ऐसे हैं जो हमारे लिए शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं, जो फैटी एसिड्स लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, कुछ किस्म के फैटी एसिड्स। ठीक है? ब्यूटारिक एसिड वगैरह। तो मतलब कि हमारे गट में, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, और उनको उनकी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये जो हम फाइबर खा रहे हैं, क्योंकि वो इस फाइबर को कंज्यूम करते हैं। उनको इस फाइबर से एनर्जी मिलती है, उनको इस फाइबर से एनर्जी मिलती है, तो वो इस फाइबर पे डिपेंडेंट है। और याद रखिएगा, ये जो यूजफुल बैक्टीरिया है, चलो ये इसमें एक पॉइंट मैं आपको आज बता देता हूँ। आपने ये सुना होगा कि ये काफ़ी सारे ये विटामिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं या बाकी भी, लेकिन याद रखिएगा ये कुछ और है। हमारा जो हमारा जो गट है ना, गट मीन्स हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, और हमारा दिमाग जो है, इसका एक कनेक्शन है आपस में, इनके दरमियान कनेक्शन है, पेट और दिमाग के दरमियान कनेक्शन है। वो कनेक्शन क्या है? आपने अक्सर देखा होगा, जब हम कुछ खाते हैं, इजंट इट? जब हम कुछ खाते हैं तो अचानक ही क्या होता है, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स हम में क्या, एक एक अच्छी फीलिंग आती है, एक मूड फ्रेश हो जाता है कुछ खा के। ये देखा गया है कि कनेक्शन है बाज़ाब्ता। जो यहाँ पे काफ़ी सारे ये बैक्टीरिया होते हैं, ये हमें मूड एनहेंसिंग केमिकल्स जो है वो सेक्रेट करते हैं। 90% जो हमारी बॉडी का सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन जो 90% हमारी बॉडी का होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं ये गट बैक्टीरिया, सेरोटोनिन। और इसी तरह से गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ये भी ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या है आपको इतना समझेंगे, ये कुछ केमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, नहीं समझना है बस इतना, कुछ केमिकल्स हैं ये, जो केमिकल्स क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में एक रिलैक्सिंग इफेक्ट लाते हैं। क्या लाते हैं? रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स कराते हैं हमारी बॉडी को। ये पेन को रिड्यूस करते हैं, पेन रिडक्शन। समझ आ रहा है? अच्छा, ये स्लीप के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और ऑल टुगेदर हम कहते हैं ये एक पॉजिटिव मूड लाते हैं, पॉजिटिव मूड के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये हमें
बाज़ाब्ता एक पॉजिटिव मूड वहीं पे लाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम शाम को वो खाते हैं, चावल खाते हैं, हम कहते हैं कि राइस खाते ही हमें नींद आती है ना? कुछ कहते हैं कि हाँ, इससे जो जो नॉर्मल एक्सप्लेनेशन सारे देते हैं वो बोलते हैं हाँ, हमने खाना खाया तो हमारा जो ब्लड है वो सारा रश करता है इंटेस्टाइन की तरफ, दिमाग की तरफ ब्लड नहीं रहा, इसलिए नींद आती है। वो भी है, लेकिन इसका मेन रीज़न जो है ना, हमारा जो चावल होता है ना उसमें सेरोटोनिन होता है। हमारे चावल में सेरोटोनिन होता है। शाम को मुझे जब नींद नहीं आती तो चावल खा लो पेट भर के, अच्छी नींद आएगी। तो सेरोटोनिन उसमें होता है। सो दिस सेरोटोनिन, गाबा, ये जो चीज़ें हैं, मैं एक लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह देखो डिस्कस करूंगा, हाउ कैन वी बी हैप्पी, कैन वी बी हैप्पी, हैप्पीनेस कैसे होती है, उसके लिए क्या रीज़न है, बायोलॉजिकल रीज़न क्या है, और हम किस तरह से किसी भी चीज़ की आदत डाल सकते हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसी आदत जो आप अपने में डालना चाहते हैं और आप नहीं डाल पा रहे हैं, मैं वो आपको एक ट्रिक दे दूंगा, उससे आप वो डाल सकते हैं। एक लेक्चर में वो डिस्कस करूंगा, आज वो नहीं है। तो ये हो गया आपके यूजफुल बैक्टीरिया जो है वहाँ पे, ये इनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये रिलैक्सिंग इफेक्ट, इनको कहते हैं माइक्रोफ्लोरा भी, लेकिन आपको वो याद नहीं, गट बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया जो भी है। तीसरा है कि ये वेट रिडक्शन और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए वेट रिडक्शन ये कैसे कर सकता है। पहला तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जब फाइबरस फूड हम खाते हैं, अक्सर जब वेट लॉस करना होता है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, जो कि अच्छा जिसको पता होगी इस चीज़ का, न्यूट्रिशन का, वो बोलेगा आप एक काम करो, खाने में आप बहुत सारी सलाद ले लो। सलाद इसलिए ले लो क्योंकि सलाद जो है ये अपनी सैटिस्फैक्शन जो है ना, ये हमारी जो भूख मिटा देता है, इन द सेंस ये पेट में रहता है, ये पेट में रहता है। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि जितना हम सलाद साथ में लेंगे, जितना फाइबर साथ में होगा, उतना ये जो हमारा खुराक है, ये रुक रुक के हमारे इंटेस्टाइन में या हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चलता है, ताकि इसकी ज़्यादा अच्छे से डाइजेशन हो जाए। ठीक है ना? और जितना ये रुकेगा वहाँ पे, उतना हम फील करेंगे नहीं हमारे पेट में है कुछ, हमें खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये समझेंगे कि जो ये फाइबर है, फाइबर हमारे अंदर जो गट होता है उसमें क्या करता है, उसमें फीलिंग ये लाता है कि हाँ हमने कुछ खाया है। तो ये हमें एक फुलनेस इन स्टोमक, इस तरह से। दूसरा ये है कि फाइबर में कैलोरीज कम है, फाइबर में कैलोरीज कम है, कि आप खीरा खाएंगे, बहुत बड़ा खीरा खाएंगे, पेट भरेंगे आप शलगम से ना, मूली से, शलगम से पेट भरेंगे, लेकिन आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहा है, ज़्यादा एनर्जी नहीं जा रही है, आपके अंदर फाइबर जा रहा है। तो जिनमें कार्बोहाइड्रेट, तो आपको पता है अगर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होगा वो बॉडी में स्टोर होगा फिर फैट के ज़रिए, लेकिन जब हम कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे, हम फाइबर ज़्यादा लेंगे, तो वो स्टोर नहीं होगा या फैट भी उसमें नहीं होगा फिर। तो इसी तरह से फुलनेस एंड लेस कैलोरीज, ये समझ आ गया। नेक्स्ट चीज की, ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखा गया है कि फाइबर जो है ये कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब होने ही नहीं देता, बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल को यहां पकड़ लेता है कि तुम कहां जाओगे हमारी बॉडी में, ये बेचारा 80 साल का बूढ़ा है, इसको फर्दर कोलेस्ट्रॉल की जरूरत नहीं है, इसने मूली खाई है, या मूली आती है बोलती है, गले पकड़ती है इसको, गर्दन पकड़ती है कोलेस्ट्रॉल को, बोलती है तू निकल मेरे साथ, हम निकलेंगे हम नहीं बैठेंगे। सो दैट मीन्स कि ये अंदर कोलेस्ट्रॉल जाने ही नहीं देता है, समझ आ रहा है? सो दैट इज ऑल्सो गुड पॉइंट फॉर दिस। और डायबिटीज जिनको होता है, अल्लाह ताला रहम करें, जिनमें शुगर होता है, कि उनकी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें शुगर लेवल बढ़ती रहती है। देखिए जो डायबिटीज़ होंगे उनको पता होना चाहिए कि उनमें जो शुगर्स होते हैं फास्ट डाइजेस्टिंग, वो जनरली वो नहीं यूज़ करते हैं, उनमें स्लोली, उनके लिए वो खाना कौन सा लाते हैं पता है? उनके लिए बोलते हैं ब्राउन राइस आप खाओ, ब्राउन राइस जिसमें ज़्यादा फाइबर होगा, ब्राउन वाले ब्रेड यूज़ करो, क्योंकि वो इसमें एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये बहुत ही स्लो रिलीज करता है, स्लो रिलीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रिलीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ही स्लोली रिलीज होगा। स्लोली रिलीज होने का यह फायदा है कि ब्लड में एकदम से शुगर राइज नहीं होता है, बहुत स्लोली ब्लड में
जब ये वहाँ पे फाइबर से जो ग्लूकोज फाइबर से जो ग्लूकोज होगा वो स्लोली 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 रिलीज होगा ब्लड में, फटाफट वो ब्लड एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जल्दी ये सारा ग्लूकोज एकदम से रिलीज नहीं होता है। जैसे आप शुगर का यहाँ से शुगर का सिरप पी लेते हैं, वहाँ से आप वहाँ से सलाद खा लेते हैं, तो सलाद आपको जो उसमें शुगर है वो बहुत ही आहिस्ता है, एक तो पहले से कम ही है, पहले तो कम ही है कैलोरी, शुगर कम ही है, दूसरा वो जितना भी उसमें है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करता है, तो उससे भी एकदम से स्पाइक नहीं होता है इंसुलिन, ठीक है। और पेट निकलना सारा इंसुलिन से है, पेट वेट निकलना जो भी है क्या होता है ना, ये सारा इंसुलिन है। कोई अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहता है तो प्लीज़ कंट्रोल योर इंसुलिन, और इंसुलिन को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये क्या लिखा है हमने, डिक्रीज रिस्क ऑफ कोलॉन कैंसर्स। ये रिसर्च की गई है कि हाँ, कोलॉन जो कैंसर्स होते हैं, कोलॉन लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें रिड्यूस्ड कैंसर्स होते हैं, रिडक्शन होती है उनकी चांसेस ऑफ कैंसर, अगर कोई ज़्यादा फाइबर को यूज़ करता है। लेकिन आप याद रखिएगा, ये नहीं कि आप वहाँ से फाइबर लाते हो, आप काफ़ी सारा फाइबर लेते हो, फाइबर के साथ जब भी फाइबर यूज़ करोगे, फाइबर फाइबर के साथ जितना फाइबर यूज़ करना उतना अपनी बॉडी में वाटर को लेना है, क्योंकि फाइबर अगर आप वाटर के बगैर लेते हो, ये कॉन्स्टिपेशन रोकेगा नहीं, ये कॉन्स्टिपेशन बढ़ाएगा। समझ आ रहा है? सो थैंक यू सो मच। आज मैंने आपको कुछ हेल्थ के बारे में भी पढ़ाया, तो ये बड़ा लेक्चर इसलिए हुआ क्योंकि इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स आपको पहले बताए। थैंक्स अ लॉट। कल आपका इंशाल्लाह मैं डायरेक्टली मिनरल्स नहीं लूँगा, मैं आपको पहले डिजीज़ का एक लेक्चर प्रोवाइड करूँगा जिसमें वो सारे ही फैक्ट्स होंगे जो कि आपके बेस बनाएंगे दो टॉपिक्स के लिए, एक तो वाइटामिन्स मिनरल्स, और दूसरा आपकी डिजीज़ के लिए भी। फिर वहीं से हम देखते हैं, ठीक है। थैंक्स अ लॉट। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा, कुछ भी सजेशन होगी, मैंने आपको ईमेल प्रोवाइड किया है, आप बताइए, रोकिए मत खुद को, कोई भी जानना चाहते हैं कुछ भी, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू सो मच।